आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। इंडिया दिस वीक के इस तीसरे अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खबरों की जो न सिर्फ हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, बल्कि हमारे सिस्टम की खामियों और सियासत की सच्चाई को भी उजागर करती है। तो चलिए एक-एक करके इन खबरों को समझते हैं। आज के विश्लेषण में सबसे पहले बात भगवान बुद्ध के अस्थि धातु की। वियतनाम के 9 शहरों में अनुमानित 1.78 करोड़ लोगों ने भगवान के अवशेष के दर्शन किए। अब ये अवशेष जो है, इन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में औपचारिक रूप से सौंप दिया गया है। ओडिशा के राज्यपाल कंभपति हरिबाबू के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इसे वियतनाम से भारत में वापस लाया। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नागार्जुन पहाड़ी से मिले इन बुद्ध अवशेषों को आमतौर पर सारनाथ में संरक्षित किया जाता है। ये बौद्ध विरासत का एक प्रमुख स्थल है, आप जानते हैं, क्योंकि सारनाथ में ही सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपनी पहली देशना दी थी, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के अनुरोध पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इनकी विदेश यात्रा की सुविधा प्रदान की थी। वैसाख डे अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इन अवशेषों को 1 मई को वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी ले जाया गया था। इसमें मैं भी शामिल था। इस यहाँ पे जो वैसाख डे समारोह संयुक्त राष्ट्र ने आयोजित किया था और इसके साथ भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। इसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंडुला दुर्गेश शामिल थे। वियतनाम में रहने के दौरान इन अवशेषों को कई शहरों में प्रदर्शित किया गया। लगभग 9 शहरों में इन अवशेषों को प्रदर्शन के लिए रखा गया था। लोगों ने काफ़ी आत्मीयता और श्रद्धा भावना से इन अवशेषों के दर्शन किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले राज्यपाल कुंभमपति हरिबाबू ने कहा, यह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने वाला अनुभव था। देखिए, जब भी भगवान बुद्ध के धातु अवशेष जो होते हैं वो भारत के बाहर जाते हैं तो उसे वायुसेना के विशेष विमान से ले जाया जाता है। कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री साथ होते हैं, कई सेक्रेटरीज होते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, भारत में लेकिन बुद्ध के अवशेष के नाम पर दुकानदारी की जाती है। भगवान बुद्ध के अवशेष भारत में केवल भारत सरकार के अधीन होते हैं। फिर ये कौन लोग हैं जो बुद्ध के अवशेषों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं? जरा सोचिए, सवाल कीजिए, क्योंकि बुद्ध के अवशेष जो है वो केवल भारत सरकार के पास में है और श्रीलंका में है, क्योंकि श्रीलंका के कैंडी में भगवान बुद्ध का दंत धातु है। अब हम एक ऐसी खबर की तरफ आपको ले चलते हैं जो न सिर्फ भारत के संवैधानिक संस्कृति को दुनिया में रोशन करती है, बल्कि सामाजिक न्याय की उस मशाल को भी रोशन करती है जिसे वापस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जलाया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खबर को हम समझने की कोशिश करते हैं। लंदन के मशहूर ग्रेस इन, वही जगह जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कानून की पढ़ाई की थी, वहां एक खास आयोजन हुआ। भारत के चीफ जस्टिस भूषण गवई ने वहां मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। अब ये कोई आम कार्यक्रम नहीं था, ये आयोजन था भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न और बाबा साहब की उस विरासत को याद करने का जो आज भी हमारे देश की रीढ़ है। और विषय था इस प्रोग्राम का द लिविंग डॉक्यूमेंट 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडोरिंग रिलेवेंस ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, यानी हमारा संविधान जो एक जिंदा दस्तावेज है और बाबा साहेब की वो सोच जो आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में बड़े बड़े नाम शामिल थे। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और ब्रिटेन के लेडी जस्टिस आर्डेन और लेडी जस्टिस एंड्रूज। लेकिन सारा ध्यान जस्टिस भूषण गवई के इस भावुक और प्रेरक संबोधन पर रहा, जिसमें उन्होंने न सिर्फ बाबा साहब को याद किया बल्कि अपने निजी जीवन की कहानी भी साझा की थी। और ये भारत के लिए बेहद गौरव की बात है कि ग्रेजिन में ये समारोह हुआ लंदन में। और इस अवसर पर भारत के चीफ जस्टिस भूषण गवई ने कहा कि ग्रेजिन में खड़े होना उनके लिए एक इमोशनल पल था। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां बाबा साहब ने अपनी बौद्धिक नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर भारतीय संविधान को आकार दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यही और दिलचस्प हो जाती है। जस्टिस गवई ने बताया कि उनके पिता आर.एस. गवई, जो बाबा साहेब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक न्याय के आंदोलन में लड़े थे, और खुद जस्टिस गवई जो एक वंचित समुदाय से आते हैं, इन्होंने बाबा साहब की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर
देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक का सफर तय किया। यह है भारत की असली कहानी दोस्तों, जहां मेहनत, प्रेरणा और संविधान की ताकत आपको शिखर तक ले जा सकती है। जस्टिस गवई ने संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवंत दस्तावेज बताया। उनका कहना था कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो समय के साथ ढलने की ताकत रखता है। चाहे सामाजिक बदलाव हो, आर्थिक चुनौतियां हो या फिर नई तकनीक का दौर, हमारा संविधान हर दौर में प्रासंगिक है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या हम इस संविधान की भावना को पूरी तरह से जी रहे हैं? क्या हम संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं? क्या संवैधानिक भारत का निर्माण हुआ है? जस्टिस गवई ने संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका से अपील की कि वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करें जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था। हाँ, और एक खास बात, जस्टिस गवई ने ग्रेजिन को धन्यवाद दिया। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ग्रेजिन ने बाबा साहेब के सम्मान में वहाँ उनका चित्र और एक विंग जो है वो ग्रेजिन की बाबा साहेब के सम्मान में समर्पित की है। अब जरा सोचिए, लंदन का वो ऐतिहासिक ग्रेजिन जो दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कानूनी संस्थाओं में से एक है, वहाँ हमारे बाबा साहेब की तस्वीर, ये गर्व का पल नहीं तो और क्या है। लेकिन दोस्तों, अब कुछ सवाल, बाबा साहेब ने जो सामाजिक न्याय का सपना देखा, क्या वो आज पूरी तरह हकीकत बन पाया है? क्या हमारे देश के हर वंचित व्यक्ति को वह अवसर मिल रहा है जो संविधान की भावना में लिखा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम और आप उस जीवंत दस्तावेज की ताकत को समझकर इसे और मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं? अब बात करते हैं राजनीति की, और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासत में उफान लाने वाले एक बड़े बयान की, जो बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने दिया है। मायावती ने नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिए बिना उन पर और उनकी पार्टी पर तीखा जुबानी हमला बोला है। तो आइए इस सियासी ड्रामे को थोड़ा करीब से समझते हैं और सवाल उठाते हैं कि आखिर बहन जी की इस बयानबाजी के पीछे की सियासत क्या है। गुरुवार दिनांक 5 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा अध्यक्ष मायावती ने बिना किसी का नाम लिए लेकिन साफ साफ निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है वो बसपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और कुछ संगठन बसपा को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। दलित और पिछड़े वर्ग के वोटों को बांटने की कोशिश हो रही है। मायावती ने कहा, कुछ स्वार्थी और अवसरवादी लोग दलित संगठनों और पार्टियों का इस्तेमाल करके बसपा को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। ये लोग मान्यवर कांशीराम और मेरा नाम लेकर भोले भाले दलितों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ईवीएम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईवीएम के कारण बसपा काफ़ी कमज़ोर हुई है और ईवीएम के कारण ही बसपा जो है जीतने में सफल नहीं हो रही है। अब साफ है कि मायावती का इशारा जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी आज़ाद समाज पार्टी की ओर था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद वाकई दलित हितों के लिए काम करना चाहते हैं तो अपनी नई पार्टी बनाने के बजाय बसपा में शामिल क्यों नहीं हुए। ये सवाल उन्होंने इससे पहले भी उठाया था, लगभग 10 साल पहले भी उठाया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी उठता है, क्या मायावती जी की बसपा में चंद्रशेखर जैसे युवा और जुझारू नेता को वाकई आज़ादी मिल पाती, या फिर जैसा कि मायावती जी ने भतीजे आकाश आनंद के साथ किया, क्या चंद्रशेखर का भी वही हश्र होता? मतलब उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, फिर पार्टी में वापस लाया गया, उन्हें इमैच्योर कहा गया। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद की जीत ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। नगीना, जो कि बसपा का गढ़ माना जाता था, वहां चंद्रशेखर ने ना सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि युवाओं के बीच एक नए नेतृत्व के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। और यही बात शायद बहन मायावती जी को रास नहीं आ रही है, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है, विशेषतः एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो कभी बसपा का मजबूत आधार था, अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि मायावती जी के अपने बयानों में भी
इस बात के संदर्भ में हमें मिलते हैं कि वो ये कहती है कि कुछ जातिवादी पार्टियां दलित संगठनों को सक्रिय करके बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ विपक्ष की साजिश है या फिर बसपा की अपनी कमजोरियां भी इसकी वजह है? आखिर क्यों जो यूपी के युवा है वो चंद्रशेखर जैसे नेताओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं? क्या अब बहन मायावती का नेतृत्व उनमें जोश और जुनून नहीं जगा पा रहा जो कभी कांशीराम जी के दौर में था? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच बसपा अध्यक्ष मायावती ने सवाल उठाया कि चंद्रशेखर ने नई पार्टी क्यों बनाई? तो दोस्तों, अब आप सोचिए, इसका जवाब भी बहन मायावती जी की कार्यशैली में छुपा हुआ है। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद बसपा में बहन जी का एक छत्र राज रहा है और आज भी है। आलोचक जो है वो कहते हैं कि बहन जी नए नेतृत्व को उभरने का मौका नहीं देती और आमतौर पर जो भी अध्यक्ष बनता है किसी प्रदेश का, वो कुछ समय तक टिकता है, बाद में नए अध्यक्ष वहाँ आ जाते हैं। और आकाश आनंद का उदाहरण भी हमारे सामने है। उन्हें बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया, लेकिन बाद में मायावती ने उन्हें ही हाशिए पर डाल दिया। तो क्या चंद्रशेखर को भी बसपा में यही डर था कि उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी? और शायद इसी डर से चंद्रशेखर आज़ाद या उनके सहयोगी जो है वो बसपा में शायद शामिल नहीं हुए होंगे। लेकिन मायावती जी के इस बयान ने कई सवाल खड़े किए हैं। पहला, क्या वाकई चंद्रशेखर और उनकी पार्टी बसपा को कमज़ोर करने की साजिश का हिस्सा है? क्या ये मायावती जी का डर है? क्योंकि इससे पहले भी जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी, उसके बाद भी कई पार्टियां बसपा से ही निकल के बनी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ है कि मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद के संदर्भ में इतनी आक्रामक है? और इस बीच एक खबर और आई है कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बसपा में थे, फिर बीजेपी में गए, सपा में गए, अब आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं या उनका गठबंधन हो सकता है। इसका क्या असर होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आज बसपा को फिर से नई रणनीति के साथ में वापस आने की ज़रूरत है, तभी जाके वो कुछ अच्छा कर पाएगी। अदरवाइज केवल आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा या केवल दिल्ली या लखनऊ मीटिंग लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। बहन मायावती को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना बोला है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की चोरी करार देते हुए कहा है कि बीजेपी की 5 स्टेप की साजिश जो है इसने महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हासिल की। राहुल गांधी ने दावा किया है इन 5 साजिशों का। उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग पर कब्जा किया, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया, मतदान प्रतिशत जो है बड़ा चढ़ा कर दिखाया, टारगेटेड फर्जी वोटिंग की और सबूतों को दबाया गया। राहुल गांधी ने देश के कई अखबारों में इस संदर्भ में आर्टिकल लिखा है और चेतावनी दी है कि ये जो मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में हुआ, अब बिहार और उन राज्यों में दोहराया जा सकता है जहां बीजेपी कमज़ोर है। उन्होंने ये कहा कि धांधली लोकतंत्र के लिए जहर है। उन्होंने जनता से सबूतों की जांच और जवाब मांगने की अपील करते हुए बीजेपी की रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनता इस मैच फिक्सिंग का जवाब मांगेगी? और ये जो महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, सब लोग जानते थे कि यहाँ शायद महाविकास आघाड़ी जीत कर आ सकती है और लाडली बहना हो या और कुछ भी जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हो, इस माध्यम से अगर बीजेपी जीती है तो उसके जवाब जरूर देने होंगे चुनाव आयोग को और मशीनरी को। अब बात देश के दलित अत्याचारों की। देश में तो इस हफ्ते भी कई दलित अत्याचार हुए, लेकिन जो खबर मैं अब आपसे साझा करने वाला हूँ ये बेहद डराने वाली और असंवेदनशीलता की मिसाल है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। 26 मई को 10 साल की एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी रोहित कुमार सहनी, जो बच्ची को पहले से जानता था, उसने उसे कुरकुरे और चॉकलेट का लालच देकर खेत में ले गया और उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। बच्ची पर जानलेवा हमला भी किया गया। 31 मई को पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि परिजनों ने आरोप लगाया कि जो बच्ची है, इस बच्ची को पीएमसीएच में 4 घंटे तक इलाज के लिए टहलाया गया। इलाज में लापरवाही बरती गई। रात भर बच्ची तड़पती रही,
सुबह उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी जान चली गई। अस्पताल के जो प्रशासन है उसका दावा है कि हमने बच्ची को बचाने की हर कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले ही उसकी हालत नाजुक थी। इस बीच मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी विद्या सागर ने बताया कि आरोपी रोहित जो है वो गिरफ्तार है। 10 दिन में चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल की तैयारी हो रही है। साक्ष्य और बच्ची के फ्रॉक और अन्य वैज्ञानिक सबूत जुटाए गए हैं। इस मामले को कांग्रेस ने और विपक्षी दल जो है आरजेडी ने भी उठाया। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा कि अस्पतालों में अव्यवस्था और संवेदनहीनता का आलम, बड़े बड़े भवन बनाकर क्या फायदा। कांग्रेस ने भी इस संदर्भ में बिहार के नीतीश कुमार सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि बच्ची को एयरलिफ्ट कराने का फैसला क्यों नहीं किया गया। जब बच्ची इतनी गंभीर थी तो उसे पटना क्यों नहीं ले जाया गया और उसका अच्छा इलाज क्यों नहीं किया गया। उधर बीजेपी जदयू ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल वही पुराना है, बिहार में क्या कानून का राज है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था की ये कोई नई कहानी आज की नहीं है। हाल ही में एनएमसीएच में चूहों द्वारा मरीज की उंगलियां और शव की आंख कुतरने की घटनाएं भी सामने आई है। आखिर कब तक मासूमों की जान लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेगी। क्या दलितों की जान इतनी सस्ती है। ये खबर उन सवालों को फिर से जिंदा करती है जो बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती है और बिहार के ओवरऑल जो दलितों के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सवाल उठाती है। क्योंकि इन दिनों बिहार में बहुत गंभीर मुद्दे जो हैं दलितों के संदर्भ में हो रहे हैं और इस बच्ची के साथ में तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ, क्योंकि उसे पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली। उसे अगर अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिली होती, उसे अगर एयरलिफ्ट किया गया होता तो शायद उसकी जान बच पाती। लेकिन ये सिस्टम की खामियां हैं, ये बिहार सरकार की नाकामी है कि एक दलित बच्ची, मासूम दलित बच्ची, 10 साल की बच्ची, उसको केवल सिस्टम और सरकार की अनदेखी के कारण उसकी जान चली गई। और लॉ एंड ऑर्डर का भी एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आए दिन बच्चियों के ऊपर बलात्कार होते हैं, दिन दहाड़े जो है बंदूकें तनी जाती है, फायरिंग होती है, लेकिन बिहार सरकार की जो डबल सरकार की इंजन है वो पूरी तरह से फेल है। दोस्तों, आज के इस इंडिया दिस वीक में इतना ही। आप ज़रूर इन खबरों पे अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और हम लोग मिल के कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि जितने भी इस देश के मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठाएं, संवेदनशीलता से उठाएं और सरकार को बाध्य करें कि सरकार भी संवेदनशील बने और जिस तरह से वो संवेदनहीनता के साथ में काम करते हैं वो संवेदनहीनता खत्म हो और कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक इस देश का राज चले। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।